वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में 29 अगस्त ग्रुप डी में पूछे गए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसे बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपये है तथा 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपये है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसको यहाँ से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपये है। देखिए 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपये है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 20 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। ये आ गया एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, आगे आगे पढ़ेंगे। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपये है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 है, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 बटे में 7। ये क्या हो गया? ये आ गया एक वस्तु का सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखिए ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो बस इनका रेशियो निकाल लीजिए। मतलब देखो ये तो सीपी है और ये एसपी है, एक वस्तु होगा, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। तो देखो जो जो कट रहा है काट दीजिए, जैसे 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये 10 से कट जाएगा और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो क्या आ गया? एसपी और सीपी का रेशियो दोस्तों 1:2। इसका मतलब ये हुआ 1 रुपये की चीज़ अगर 2 रुपये में बेचोगे तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ दोस्तों? 1 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितनी इसमें? एक ही तो है, और 100 पे कितना आएगा? 100 कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको सॉल्व करेंगे तो 100%। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका तो लाभ हानि परसेंटेज कितना जाएगा दोस्तों? इसका 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, ये ऐसे दे रखा है, मैं लिख देता हूँ एक बार अच्छे से। ए प्लस में 1/a = 6 है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए की क्यूब प्लस में 1/में ए की क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और ये ऐसे दे रखा है, तो कहीं ना कहीं देखो क्यूब हो रहा है ना, तो बोथ साइड हम क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, ए की क्यूब। इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोनों साइड क्यूब करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा? ये एक की क्यूब 1/में एक की क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3 पहली गुणा में दूसरी, और उसके बाद ए प्लस में 1/में यानी ए भी होता है। ये मैंने इसको खोला है, मतलब इसकी स्क्वायर करोगे तो यही तो होता है फॉर्मूला, और 3 6 का करोगे तो कितना आता है? 2 क्यूब 216 होता है बस। अब देखो इसकी वैल्यू इसमें दे रखा हुआ है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और ये इससे से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि 3 को इसकी वैल्यू 6 रखेंगे ना यहाँ पे पुट करेंगे, तो 6 3 18 यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो 216 में से जब बराबर को उधर लेके जाएंगे तो 18 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 198। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? इसकी वैल्यू आ गई 198। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। 90 किलोमीटर की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों औसत चाल क्या होता है? जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, यही होता है ना बस। टोटल डिस्टेंस देखो 90 किलोमीटर ही इसमें है और 150 इसमें, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 240, ठीक है। अब देखिए टोटल टोटल टाइम कितना लिया गया, इसी दूरी को चेक कर रहे हैं। देखिए 90 की स्पीड से चल रहा है, 45 की स्पीड से चल रहा है और 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी 1 घंटे में 45 चल रहा है, तो 90 की कितने घंटे लेगा? 2 घंटे लेगा। 90 डिवाइड बाई 45 मतलब 2 घंटे लेगा 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, अगर इसी स्पीड से चलेगा तो, ठीक है। 2 घंटे तो इसमें आ गए, और देखो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे लगता है। मतलब देखिए 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो 150 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? बस इसको डिवाइड कर दीजिए। 150 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। इसका मतलब देखो इसमें 2 घंटा लगा, इसमें 3 घंटा लगा, तो टोटल 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगा? 2 या 3 5 घंटे लगा। बस इसको ही तो सॉल्व कर दीजिए, यानी कि यही तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यही तो है ना एवरेज स्पीड। तो बस इसे काट दे, 5 चौके 20 और 5 8 40, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों? हमारी एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तथा ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों? πr² ही होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इफेक्टिव परसेंटेज से करेंगे जल्दी और आसानी से हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए r 2 बार मल्टीपल हो रहा है और h 1 बार, यानी कि देखो r 2 बार मल्टीपल हो रहा है और h कितनी बार? 1 बार। इसका मतलब 3 बार, इसको 3 बार मतलब इसका हम मतलब 2 बार ही करेंगे, लेकिन 3 संख्याओं का हम इफेक्टिव परसेंटेज लगाएंगे, जिसे बताता हूँ कैसे। देखिए अब r जो है हमारा कितना है? 10%। क्या धीरे बढ़ने का मतलब प्लस होता है, ठीक है। और h जो है हाइट जो है इसकी 20% कम कर दी, इससे माइनस डिवाइड करते हैं। बस इफेक्टिव प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? x + y, ये परसेंटेज को दिखाता है, x y/100 की
परसेंटेज, यही ना, इस वाले फार्मूले पे लगा दीजिए। पहले 10% को 2 बार करेंगे, फिर जो आएगा उसके बाद एक बार और कर देंगे। तो 10% करेंगे तो 10 प्लस में 10 मल्टीपल में 10 डिवाइड बाई में 100। और देखो दोस्तों ये वाला पोर्शन पूरा सोल्व कर लिया करिए, इससे आसानी होती है। अब 10 10 20 और एक यहाँ पे एक बचा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 21% आ गया। ठीक है, अब ये 21% आ गया ना। अब 21% और उसके बाद ये वाला एक बार इसमें भी लगाएंगे। देखिए 21 प्लस में, प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि माइनस में ना, माइनस में 20, फिर माइनस में 20 मल्टीपल में 21 डिवाइडेड में 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 4 और नीचे दशमलव था। मैंने कहा था ना इसको पहले सोल्व कर लिया करिए। तो माइनस में, अब इसको घटाएंगे कितना होगा दोस्तों? देखो 21 में से, ये 21 था, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, बस 1 में से 4 मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा? माइनस में 3.2 आएगा ना। तो यही हमारा प्रतिशत है। और ये देखो माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है? इसका मतलब उसकी वैल्यू में, यानी कि उसकी आयतन में -3.2% की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में तथा सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों एक एक दिन काम करते हैं तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 16 दिन में करता है, और सी उसी काम को 24 दिन में करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, कितना जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा 48 आएगा। 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। अब देखिए इस वाली लाइन को समझिए, वो एक एक दिन काम करते हैं। एक एक दिन का काम करने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में एक काम करता है, फिर 2 दिन रेस्ट करता है। ठीक है, फिर अगले दिन बी आता है, बी काम करके चलाएगा, फिर 2 दिन रेस्ट करेगा, फिर सी आएगा, फिर सी एक दिन काम करेगा, अगले दिन, मतलब वो एक दिन काम करते हैं, 2 दिन रेस्ट करते हैं, एक एक दिन काम करते हैं। तो तीनों एक एक दिन काम करेंगे तो इस केस में हम 3 दिन का ये टोटल एक वर्क निकालते हैं। 3 दिन में कितना काम किया तीनों ने मिलके? तो 4 3 7 2 9, मतलब प्रत्येक 3 दिनों में उन्होंने 9 यूनिट का काम किया। और बनाने की और काम कितना करना दोस्तों? 48 यूनिट। देखिए तो देखो हमको वो क्या करना होता है, इसके आसपास जाना होता है। टोटल वर्क के आसपास जाएगा कैसे? 9 पंजे 45 आसपास जा रहा है ना, उसके बाद तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 9 पंजे 50 54 तो ज़्यादा हो गया, नहीं 54 यूनिट ज़्यादा हो गया। तो 45 में 5 इधर भी मल्टीपल करेंगे, 5 इधर भी। इसका मतलब हुआ 15 दिनों में 45 यूनिट का काम हो गया दोस्तों, समझ रहे हो? 9 पंजे 45 यूनिट का काम हो गया। मतलब हमें देखो बनाने इतने यूनिट और 45 यूनिट का काम हो गया 15 दिनों में। अब कितना बचा? 3 यूनिट बचा ना। ये कौन करेगा? ये ए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो 3 के पेयर्स बने हैं 5 दिनों तक, तो 15 दिन लगे। तो इसका मतलब 3 के पेयर तो पूरे कंप्लीट हो गए। तो ए ही तो स्टार्ट करेगा अगले दिन से, यानी कि 16वें दिन से यही काम करेगा। और ए की भी इफिशिएंसी क्या है? ए की इफिशिएंसी एक दिन में 4 यूनिट बनाने की है। बनाने तो 3 यूनिट है, इसका मतलब पूरा एक दिन तो लेगा नहीं ना। अगर ये 4 यूनिट बनाना शेष रहता तो एक दिन लगाता वो बनाने में, लेकिन 3 यूनिट बनाना है और बनाता वो 4 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? वो उस पूरे दिन का 3/4 हिस्सा ही तो लेगा बस कंप्लीट करने में। इसका मतलब ये हुआ। अब ये क्या पूछा है? कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? 15 दिन यहाँ लगे और 3/4 दिन ए को लगा कंप्लीट करने में, जो बचा हुआ काम था। तो इतने दिन कार्य को कंप्लीट करने में लगेगा दोस्तों 15 से ही 3/4 दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिनों में तथा ए बी सी उसी काम को, ये 6 होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, 9 नहीं होगा यहाँ पे, 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे मानना आप इसे काट देते हैं, दिनों में पूरा करते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए ए जो है उस काम को 12 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 18 दिन में, और तीनों मिलकर के जब ये काम करते हैं ना दोस्तों, तो वो काम कितने दिन में होता है? 6 दिन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा पास 36। ठीक है, तो 12 3 36, 18 दूनी 36 और 6 6 36। अब देखिए ये तीनों काम करते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट बनाते हैं, और ये दोनों अलग अलग काम करते हैं तो एक दिन में ये एक दिन का काम होता है ना, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब देखिए ए एक दिन में 3 बना रहा है, बी एक दिन में 2 बना रहा है, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 बनाए हैं, और ये तीनों मिलकर के 6 बना रहे हैं। इसका मतलब सी एक दिन में कितना बना रहा है दोस्तों? एक ही यूनिट तो बना रहा है, यानी कि 6 - 5 करोगे तो एक ही तो आएगा सी का। ठीक है, अब देखिए सी एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, तो 36 यूनिट बनाने में कितना दिन लगेगा? 36/1, यानी कि 36 दिन लगेंगे उसको बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो नहीं है इसमें, 36 दिन इसका आंसर आ जाएगा। मतलब सी उस पूरे काम करने में 36 दिनों का समय लेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो बेलन होता है हमारा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? यही सब होता है, ऊपर वाला है, ये दोनों नहीं होती हैं वक्र पृष्ठ में। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h, यही होता है। अब देखिए 2
और 22/7 और आर की वैल्यू दे रखा है 7 तो 7 रख दीजिए, और एच की वैल्यू दे रखा है 8 रख दीजिए। ठीक है, इसे काट दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 44 मल्टीपल में 8, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लग गया 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। यदि 108 और 36 का HCF, देखिए 108 और 36 का HCF और x और 72 का HCF बराबर है, मतलब देखो इन दोनों संख्याओं का HCF और इन दोनों संख्याओं का HCF बराबर है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए 108 को कैसे लिख सकते हैं हम, 108 को यूँ लिख सकते हैं 36 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं ना 108 को, और 36 को 36 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इन सबका HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा, कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 36, तो इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब इन दोनों का जो LCF है इस x और 72 के HCF के बराबर है। ठीक है, और 72 को कैसे लिख सकते हैं हम, 36 दूनी 72। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी ताकि इन दोनों का HCF 72 है, तो देखो दोस्तों 36 तो होगा ही होगा, 36 तो होगा ही होगा। इसका मतलब देखो 36 ऑप्शन से इसको ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, बताते हैं ऐसे ही। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 36 तो होगा, और 36 के मल्टीपल्स भी होंगे, लेकिन इवन में नहीं होंगे, ऑड में होंगे। देखिए बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 36 दूनी नहीं हो सकता, 36 ये होगा, या 36 पंजे, या 36 सत्ते, मतलब ये वाली जो वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो 36 का एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 36 मल्टीपल 3, ये 36 भी हो सकती है, 36 मल्टीपल में 3 भी हो सकती है, और 36 मल्टीपल यहाँ पे लिख दिया, 36 मल्टीपल 5 भी हो सकती है, 36 मल्टीपल 7 भी हो सकती है, और ऐसे 36 मल्टीपल में 11 भी हो सकती है। मतलब ऐसे, मतलब इन दोनों में इस वाले कॉमन, इन सबों में कभी कोई भी एक भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ताकि दोनों को डिवाइड करें। ठीक है दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 36, ये ऑप्शन से होता है, तो 36 के मल्टीपल्स होंगे लेकिन ऑड में। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि देखो क्या कह रहा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। देखो दोस्तों, कोई भी रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब वो अपनी लेंथ को पार कर रही है। ठीक है, यदि वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर 8 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब अपनी लेंथ को पार कर, तो उसकी इसमें स्पीड क्या होगा, स्पीड हमारा जो हो जाएगा दोस्तों 250/8, यानी कि इतना मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई ना ट्रेन की स्पीड तो यही है ना, मतलब 8 सेकंड में अगर एक खंभे को पार करती है, इसका मतलब अपनी लेंथ को पार कर रही है, तो उसके इसमें क्या है 250 में टाइम, यानी कि देखो ये दूरी है और ये समय है, तो डिवाइड करेंगे तो स्पीड ही तो आता है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई दोस्तों, इतनी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगा, इसका मतलब ये भी हुआ कि अपनी लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करने में 20 सेकंड का समय लगाती है। तो अब वो दूरी कितनी तय कर रही है, इसकी लेंथ कितनी थी, मान लो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो थी p है। ठीक है दोस्तों, और ये 250 मीटर ये वाली दूरी, इन पूरी दूरी को कवर करने में दोस्तों 20 सेकंड का समय लगा रही है। देखिए तो देखिए ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि सेम ट्रेन तो एक ही है ना, तो इन दोनों की स्पीड से सेम होगी, तो इसको बस इस स्पीड के इक्वल रख दीजिए 8 बस। अब इसे काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब नहीं कट रहा तो क्रॉस मल्टीपल नहीं, इससे कट रहा है, ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और ये 5, 125, बस इसे क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए। इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5 को इससे करें तो 25 का 5 ऐसे लगा दो, 5 दूनी 10, 2 12 का 1, 5 और ये 625 हो गया, और ये 250 प्लस में p। तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई तो निकालनी है, बस 250 को बराबर के उधर लेके चले जाइए, तो घटा देंगे तो कितना जाएगा 5, और 12 में से 5 गया तो 7, और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 375 क्या होगी दोस्तों प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी ये आ गई मीटर में, 375 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बताता हूँ, देखिए सिंपल इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म 8 सेकंड, देखिए मतलब 8 सेकंड में, देखिए 8 सेकंड में वो 250 मीटर की दूरी को तय कर रही है। ठीक है, और 20 सेकंड में क्या कर रही है, अपनी लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ। देखिए 8 सेकंड में अपनी कर रही है, तो बची हुई सेकंड में, यानी कि जो ये हमारा ये 12 सेकंड में यानी कि प्लेटफॉर्म अपनी लेंथ को, प्लेटफॉर्म की लेंथ को तय करेगी। समझ रहे हो दोस्तों, देखो 20 सेकंड में अपनी प्लस में प्लेटफॉर्म की, और हमें पता है कि अपनी लेंथ को पार करने में 8 सेकंड लग रहे हैं, तो कहने का मतलब जो 12 सेकंड बचे होंगे वो क्या कर रही होगी, यानी कि वो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी उसको कवर कर रही होगी। ठीक है दोस्तों, बस देखिए अब 1 सेकंड में, देखिए 8 सेकंड में 250 मीटर को दूरी तय कर रही है। ठीक है ना, 8 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना करेगी, 1 सेकंड में दोस्तों इतना करेगी 250 डिवाइडेड बाई 8, यानी 1 सेकंड में उसने कितना तय किया, दोनों इतने मीटर की दूरी तय करी। ठीक है, अब देखिए 1 सेकंड में इतने तय करी, तो 12 सेकंड में कितना करेगी, 1 सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय कर रही है, 12 सेकंड में कितना करेगी, बस 250 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीपल में 12। ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से काटें 4 2 है
4 तियाई, उसके बाद से काटेंगे 1 2 5 और ये 3 से मल्टीपल करेंगे, 5 3 15 का 5, हंसी लगाई 3 दूनी 6 7 3 का 3, 375 मीटर आ गई हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे जैसे भी आपको लगे वैसा बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समानांतर पटरियों में एक दूसरे की तरफ, देखिए अब एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, 180 मीटर है, इसकी 120 है। ठीक है, और इनकी जो दूरी स्पीड दे रखा है 65 किलोमीटर पर घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ध्यान रखना कि ये घंटे में दे रखा है, गति से चल रही है तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में दोनों की स्पीडें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, और ये दोनों जुड़ तो जाती है, लेकिन इन दोनों की जो स्पीड होती है वो तो जुड़ जाती है, लेकिन ये तय क्या करती है, तय अपनी ही लेंथ को करती हैं। अपने ही लेंथ के बराबर की दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसी समय को कहते हैं कि ये दोनों रेलगाड़ी आपस में क्रॉस कर जाएंगी या मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए तो देखो इसकी लेंथ कितनी 180 है और 120 है इसकी, तो कितनी हो गई टोटल दोस्तों, 300 हो गई। 300 हो गई ना, 300 मीटर की जो दूरी है इसी को कवर करना है दोनों ट्रेनों को। लेकिन इसकी जो चालें हैं वो किलोमीटर पर घंटे में रखा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे पहले। तो देखो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 5 10 का जीरो से लगाएगा, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर को आप अगर 5/18 से मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे देखिए, 3 से करेंगे, 3 चौके 12 और ये 3 6 18। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा 40, हो गया ना 40। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई ना अब इसकी। ठीक है, अब 300 मीटर की जो दूरी है वो कितने सेकंड लगेगी, बस इसको गुणा कर दीजिए, बटे में 3 और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितने 9 सेकंड में वो दोनों क्रॉस कर जाएंगी, चाहे मिल जाएंगी। क्या पूछा है, एक दूसरे को कब पूरा कर लेंगी, कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरा कर लेंगे, मतलब वो 9 सेकंड में आप एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा 9 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखो क्या बोल रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई है तो वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, एक वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मतलब इसकी माप होता है। ठीक है, और इसका परिमाप ज्ञात कर, परिमाप क्या होता है, इसकी बाउंड्री का माप। ठीक है दोस्तों, इसकी बाउंड्री का माप, इसको परिमाप कहते हैं। देखिए इसकी जो वैल्यू कितनी रखी है, 196 पाई। ठीक है, तो आर की वैल्यू इसमें से निकालिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, अंडर रूट करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा, ये आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, और परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसकी जगह रख लीजिए, यानी कि 2 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल में 14, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 44 यानी 88 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया इसका परिमाप। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा था, ये एंगल बाइसेक्टर से, इस वाले जो डायग्राम बना रखे हैं उससे, और इसकी वैल्यू पूछा था। ठीक है, देखिए इसकी जो वैल्यू होती है कैसे होती है दोस्तों, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, ये एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये जो है ना, ये और ये इक्वल है आपस में और ये इक्वल है आपस में। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 90 अंदर बना है तो प्लस में और इस कोण का आधा, यानी कि कोण ए का हाफ, ये होता है। बस इसकी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, बस इसे सॉल्व कर दिया। एंगल ए कितना है, 75 है, 75 का आधा करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 37.5। ठीक है, और 90 से जमा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 127.5 एंगल आ जाएगा हमारे किसका, इसका। ठीक है दोस्तों, ये पूछा था। अगर बाहर का पूछता, देखिए बताता हूँ, जैसे अगर बाहर का पूछता, अगर इसको और बढ़ा देते हैं आगे और इसका एंगल बाइसेक्टर होता बाहर वाले कोण का, और ये दोनों मिलते कहीं यहाँ पे, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है 90 माइनस में कोण ए का आधा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद कर लेना, एंगल बाइसेक्टर से आता है क्वेश्चन बहुत। ठीक है दोस्तों, आई होप को समझ आएगा। तो इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 127.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, इस वाले कोण का। कोण यहाँ मैं एफ मान लेता हूँ तो इसका। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और क्या पूछा था। एक दोस्तों सीआई से पूछा था, सीआई से प्रिंसिपल दे रखा था, 15,000 रुपये, और उसके बाद रेट दे रखा था 10%, और 3 सालों का हमें सीआई निकालना था, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था दोस्तों, इतना था। तो इसे 3 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे, 110/100, 1 साल का हो गया, ये 2 साल का हो गया, ये 3 साल का हो गया, ये अमाउंट निकलती है दोस्तों ऐसे। ठीक है, अब देखो कितनी जीरो है, 3 और 3 6 जीरो, तो 6 की 6 जीरो से कट जाएगी सारी आपस में, और ये 15 बचा, 13 की स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 13 31 होता है, बस 15 से गुणा कर दीजिए, तो 5 से कम 5 जाएगा, 5 3 15 का 5 80 लगा 1, 5 3 15 1 16 का 86 लगा 1, 5 और 1 6, और इसको करेंगे तो 1 होगा, 3 होगा और 1, फिर इसको जमा कर देंगे 5 6
ये हो जाएगा 991। इसका मतलब देखो वो अमाउंट 15,000 रुपये की अमाउंट जो थी वो 3 साल में कितनी जाएगी 19,965। बस 19,965 में से 15,000 घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 49,65 आएगा। ये मतलब यही CIA यही पूछा था, यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए और देखते हैं और क्या आया था दोस्तों। एक क्वेश्चन षष्टिभुज से पूछा था पैलोगन से। देखिए जैसे ये षष्टिभुज इसकी 6 भुजा बराबर होती हैं। इसका एरिया पूछा था, जो इसके एक भुजा दे रखा था, भुजा दे रखा था मान लीजिए 4 दे रखा था, 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस षष्टिभुज का क्षेत्रफल निकालता। षष्टिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 3/4 भुजा की स्क्वायर मल्टीपल में 6, ये होता है ना षष्टिभुज का क्षेत्रफल। बस इस पे फॉर्मूले पे लगा दीजिए। देखिए 4 की स्क्वायर 4 मल्टीपल में √3/4 और मल्टीपल में 6। बस ये सॉल्व कर दीजिए। कितना 6 चौके 24 √3 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बनता कैसे देखो, ये वाला जो होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का होता है। अगर इसे सेंटर से सारे के सारे इसको मिलाएंगे ना ऐसे, तो 6 वो बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज का निकाल के 6 से मल्टीपल कर दीजिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।